बात तो वहीं की वहीं खत्म हो गई थी। लेकिन सन 2012 की बात है कि लता जी ने अपने एक बयान में फिर से ये बात कही कि रॉयल्टी को लेकर मेरा रफ़ी साहब से कुछ तनाज़ा हुआ था और ये कई वर्षों तक चलता रहा। हम दोनों ने एक साथ काम नहीं किया, लेकिन फिर मैंने उस वक्त काम करना शुरू किया जब रफ़ी साहब ने एक माफ़ीनामा लिखकर मेरे हवाले किया, और वो माफ़ीनामा मेरे पास आज भी मौजूद है। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है, झूठ बात थी वो। और जी। अपना मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर रफी साहब आपके पास अपना ये माफीनामा है तो आपको तो फ्रेम करके रखना चाहिए था। जी। सबसे पहली बात ये है। और अपना उसके बाद भी अपना काफी लोगों ने कोशिश किया। मैं जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ, सॉरी प्रेस वालों की बात कर रहा हूँ। जी। तो उन्होंने भी अपना कोशिश किया उनसे कांटेक्ट करने की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। और उसने इसके बाद भी अपना उन्होंने कुछ अपना प्रूफ दिया नहीं। तो जाहिर सी बात है, अपने जो भी बात है वो झूठ थी। इसी वजह से उन्होंने अपना प्रूफ नहीं कर पाए। हिंदुस्तानी फिल्म संगीत जगत के आकाश पे दो चमकते हुए रोशन सितारे, एक सूरज तो दूसरा चांद, मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर जी। पर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब इन दोनों पे एक ग्रहण लग गया, और ये ग्रहण 6 सालों तक चलता रहा। 6 सालों तक एक दूसरे के साथ गाना तो बहुत दूर की बात है, इन दोनों ने आपस में बातचीत नहीं की। आखिर ऐसा क्या हुआ था? किस बात की लड़ाई थी? आइए मैं ले चलता हूं आपको उसी बात की तरफ। ये बात 1961 की है कि जिस जमाने में प्लेबैक सिंगर्स का अपना एक एसोसिएशन हुआ करता था, और जितने भी प्लेबैक सिंगर्स, खा वो छोटे हों या बड़े हों, वो उस एसोसिएशन के मेंबर थे। और उस जमाने में लता मंगेशकर जी वो वाहिद कलाकारा थी कि जो रॉयल्टी लिया करती थी या उन्हें रॉयल्टी दिया जाता था। लता जी का यह ख्याल था कि जिस तरह से मुझे रॉयल्टी मिलती है, उस तरह से तमाम प्लेबैक सिंगर्स को अपने गानों की रॉयल्टी मिलनी चाहिए। और उन्होंने ये बात एसोसिएशन में उठाई, और उनकी हिमायत में तलत महमूद साहब और मुकेश जी बहुत पेश थे। लिहाजा फैसला ये किया गया कि अब हम रॉयल्टी की मांग करेंगे। जब उन्होंने एचएमवी से बात की तो एचएमवी वालों ने साफ मना कर दिया कि हम ऑलरेडी आपके प्रोड्यूसर्स को जो रॉयल्टी देते हैं वो बहुत ज़्यादा है, और हम आपको रॉयल्टी नहीं अदा कर सकते, बल्कि आप अपने प्रोड्यूसर्स से मांगे। जब इन लोगों ने अपने प्रोड्यूसर्स के बारे से बात की तो प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई रॉयल्टी का हक तो हमारा नहीं है, दे आप उनसे ही बात कीजिए। इस तकरार में एसोसिएशन के लोगों ने यह फैसला किया कि अब हम किसी भी गाने को एचएमवी को नहीं देंगे। गाना रिकॉर्ड तो करेंगे, गाना तो गाएंगे, लेकिन एचएमवी कंपनी को वो गाने अब हम नहीं दिया करेंगे। उसी दरमियान बिमल दा की एक पिक्चर प्रेम पत्र वो बन रही थी, और उसके गाने रिकॉर्ड तो हुए, लेकिन उस फिल्म के गाने एचएमवी वालों को नहीं दिए गए। अब एचएमवी वाले भी थोड़े परेशान हुए। लता जी का यह कहना था कि जब तक कि हमें रॉयल्टी की रकम नहीं मिलेगी, हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। इस बात को लेकर मीटिंगें हो रही थी, और फिर एक मौके पे मुकेश जी ने उनसे कहा कि लता जी, आज एसोसिएशन की मीटिंग है, और कुछ ऐसे सिंगर्स हैं, कुछ ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जो अलग से एचएमवी वालों के साथ मिलकर अपना काम कर रहे हैं। और उन दिनों जो गाने रिकॉर्ड हुए थे उनमें एक हमारे रफ़ी साहब भी थे। चलिए साहब, मीटिंग हुई, सब लोगों को खबर कर दी गई, और उसके बाद में मुकेश जी ने कहा कि लता जी, आप यूँ करें कि आज जो मीटिंग होने वाली है उसमें इस तमाम चीज़ों की एक क्लैरिटी आप रख लें कि भाई हमें आगे कौन सा स्टेप लेना है। जब सारे प्लेबैक सिंगर्स उस महफिल में आए तो लता जी ने कहा कि मैं तो रॉयल्टी लेती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तमाम प्लेबैक सिंगर्स को रॉयल्टी मिले, लिहाजा मैंने ये रॉयल्टी का इशू उठाया है। पर मुझे पता चला है कि कुछ सिंगर्स और कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स हमारी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, और वो एचएमवी वालों के साथ गाने रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो मुकेश जी ने कहा कि भाई, मांग तो आपकी सही है, तो ऐसे में जो कुछ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं आप रफ़ी साहब? तो इन तमाम बातों को रफ़ी साहब सुनकर थोड़े से बदमज़ा तो हो रहे थे,
तो उन्होंने कहा कि मुझसे क्या पूछते हो, ये महारानी जी बैठी है ना, इनसे ही पूछो। लता जी को रफी साहब का यह अंदाज बड़ा तीखा और तंजिया लगा। उन्होंने कहा कि आप मुझे महारानी क्यों कह रहे हैं? उस पर रफी साहब ने कहा कि आप मुझसे इस तरह से बात मत कीजिए। अगर आप मुझसे इस तरह से बात करेंगी तो मैं आपके साथ गाना ही नहीं गाऊंगा। लता जी और भड़क गई कि जब आपको इतनी तकलीफ है तो आप क्या गाएंगे, मैं ही आपके साथ गाने से इनकार करती हूं, अब मैं आपके साथ गाना नहीं गाऊंगी। इतना कहकर उठी और वहां से चली गई। सारे लोग हक्का बक्का रह गए कि भाई ये तो सिचुएशन बड़ी खराब हो गई। बहरकैफ उसके बाद ये कहानी कुछ आगे बढ़ती है, लेकिन उसके बाद फैसला ये हुआ कि एचएमवी वालों ने रॉयल्टी देने से इनकार कर दिया, इधर प्रोड्यूसर्स ने भी इनकार कर दिया और रॉयल्टी की बात आई गई, खत्म हो गई। लेकिन अब जिस माहौल में लता जी निकली थी वो तो बड़ा ही तीखा माहौल बन चुका था, बहुत ही बदमज़गी का माहौल था, और ऐसे में दो अजीम फनकारों के बीच ये बात हो गई थी। अब लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। लिहाजा लता जी ने जाने के बाद खुद बताया कि उन्होंने तमाम म्यूजिक डायरेक्टर्स को फोन करके मना कर दिया कि अब मैं रफी साहब के साथ गाना नहीं गाऊंगी, लिहाजा अगर आप लोगों को डुएट की जरूरत हो तो आप दूसरा आर्टिस्ट ले लें। अब उनके कहने का क्या मतलब था ये कहना मुश्किल है कि दूसरा आर्टिस्ट यानी कि मेल आर्टिस्ट ले लें, या जब रफी साहब को गवाएं तो दूसरी फीमेल आर्टिस्ट ले लें। बहरकैफ अब म्यूजिक डायरेक्टर्स परेशान, काम करने की बड़ी दिक्कत आने लगी। उसी जमाने में सुमन कल्याणपुर जी को एक पहलू मिला और लता जी के वो तमाम गाने जो लता जी के लिए बनाए गए थे, वो तमाम के तमाम गाने डुएट वो सुमन जी को मिल गए। यानी कि इस लड़ाई का जो सबसे डायरेक्ट फायदा पहुंचा सुमन कल्याणपुर जी को। रफी साहब का साथ तो था ही था, और मजे की बात यह हुई कि इस दरमियान सुमन कल्याणपुर जी को और रफी साहब के एक से एक डुएट आए और इंडस्ट्री वालों ने जैसे लता जी को भूलना शुरू कर दिया, क्योंकि लता जी का एक सब्स्टिट्यूट उनके नजर के सामने था और गाने जो बन रहे थे वो सारे के सारे हिट हो रहे थे। लोगों ने सुमन कल्याणपुर की आवाज को एक्सेप्ट करना भी शुरू कर दिया था। अब ये एक ऐसा झटका था कि जिसकी वजह से लता मंगेशकर काफी हिल गई। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई लड़ाई तो मोल ली है, लेकिन अब नेक्स्ट क्या करें। और वक्त है कि गुजरता चला जा रहा है। उधर सुमन कल्याणपुर जी के और रफी साहब के डुएट्स हैं, एक पर एक डुएट्स चले आ रहे हैं। तो ऐसे में एक दिन हसरत जयपुरी साहब और जयकिशन साहब, क्योंकि दोनों काफी गहरे दोस्त अक्सर बेशतर साथ हुआ करते थे, तो ये दोनों लता जी के पास गए और कहा कि देखिए ऐसा है कि आप लोगों का तकरार अपनी जगह पर है, लेकिन इससे हमें काम करने में बड़ी दिक्कत आ रही है और हम जो कंपोजिशन बना रहे हैं इसमें डुएट कंपोजिशन बनाते वक्त बहुत तकलीफ हो रही है। तो जो हुआ सो हुआ, अब तो इतना वक्त गुजर चुका है और काम का भी नुकसान हो रहा है, तो ऐसा क्यों ना करें कि अब आप लोग अपने अपने झगड़े को भूल जाएं और फिर से काम में आ जाएं। लता जी का कहना है कि लता जी ने उस वक्त एक शर्त रखी कि मैं उसी वक्त रफी साहब के साथ गाना गाऊंगी कि जब वो लिखकर एक माफीनामा मुझे पेश करेंगे जिसमें वो ये कहेंगे कि मैंने जो किया गलत किया और जो मेरा मुतालबा था वो गलत था। अगर रफी साहब ये माफीनामा देने को तैयार हैं लिखकर, तो मैं रफी साहब के साथ काम करने को तैयार हूं। चलिए साहब, फिर ये हुआ कि दोनों में मसालियत हो गई और दोनों ने काम करना शुरू कर दिया और ये रॉयल्टी की कहानी वहीं पर खत्म हो गई। उसके बाद रॉयल्टी तो किसी को नहीं मिली, लेकिन रॉयल्टी का किस्सा भी खत्म हो गया। गर्चे बाद के वक्तों में रॉयल्टी की शुरुआत फिर से हुई, लेकिन वो एक अलग किस्सा है। एक चीज जो इस वाकये से जुड़ी हुई है, जैसा कि लता जी ने कहा कि उन्होंने एक मुतालबा रखा था कि रफी साहब जब तक लिखकर माफीनामा नहीं देंगे, मैं उस वक्त उनके साथ काम नहीं करूंगी। बात तो वहीं की वहीं खत्म हो गई थी, लेकिन सन 2012 की बात है कि लता जी ने अपने एक बयान में फिर से ये बात कही कि रॉयल्टी को लेकर मेरा रफी साहब से कुछ तनाजा हुआ था और ये कई वर्षों तक चलता रहा। हम दोनों ने एक साथ काम नहीं किया, लेकिन फिर मैंने उस वक्त काम करना शुरू किया जब रफी साहब ने एक माफीनामा लिखकर मेरे हवाले किया और वो माफीनामा मेरे पास आज भी मौजूद है। बस साहब क्या था, एक हंगामा हो गया। रफी साहब के शायदाइयों में तो बिल्कुल एक तूफान आ गया कि भाई ये क्या बात हुई।
यहां तक कि शाहिद रफी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवा लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुतालबा किया कि लता मंगेशकर जी के पास अगर रफी साहब का वो खत मौजूद है, वो माफीनामा मौजूद है, तो वो उसे लोगों के सामने पेश करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन फिर वो बात आई गई हो गई। आज इस वाकये के ऊपर मैं आपके सामने दो चीजें पेश करूंगा। एक तो शाहिद रफी साहब का एक ऑडियो पेश करूंगा और उसके बाद मैं कुछ नुक्ते हैं जिनकी मैं वजाहत आप लोगों से भी करना चाहूंगा। वो क्या नुक्ते हैं, मैं आपको ऑडियो के बाद फिर आता हूं और पेश करता हूं। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं आपसे ये जानना चाहता था कि वो जो लता जी ने जो 2012 में रफी साहब के बारे में फिर एक बयान दिया था रॉयल्टी के बारे में, और उन्होंने ये कहा था कि सुलह इसी बात पे हुई कि मैंने मुतालबा किया कि रफी साहब माफीनामा मांगे लिख कर। तो रफी साहब ने मुझे एक माफीनामा लिख कर दिया था कि उन्होंने जो कुछ कहा था वो गलत था, और वो माफीनामा मेरे पास मौजूद है, जिसके बारे में आपने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई थी और आपने कहा था कि वो माफीनामा अगर उनके पास मौजूद है तो वो सबों के सामने पेश करें। उसके बाद आपके मुतालबे का क्या हुआ भाई? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है झूठ बात थी वो। और अपना मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर रफी साहब आपके पास अपना ये माफीनामा है तो आपको तो फ्रेम करके रखना चाहिए था। जी सबसे पहली बात ये है। और अपना उसके बाद भी अपना काफी लोगों ने कोशिश किया है। मैं जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ, सॉरी प्रेस वालों की बात कर रहा हूँ। जी तो उन्होंने भी अपना कोशिश किया उनसे कांटेक्ट करने की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। और उसमें इसके बाद भी अपना उन्होंने कुछ अपना प्रूफ दिया नहीं। तो जाहिर सी बात है अपने जो भी बात है वो झूठ थी। इसी वजह से उन्होंने अपना प्रूफ नहीं कर पाए। मतलब काफी जमाने के बाद अपने आप को खुद इस तरह से लाइमलाइट में लाने के लिए उन्होंने एक ऐसा बेतुका बयान दे दिया था। हो सकता है, जी जी, है ना, क्योंकि इससे तो काफी इंतशार पैदा हुआ था रफी साहब के चाहने वालों में। जी 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 आपने ऑथेंटिक किया इसको शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यह है हकीकत उस कॉन्फ्लिक्ट की जो रफी साहब और लता जी के दरमियान हुई थी। इस पूरे बयान में कई ऐसे नुक्ते हैं जो जरा कंफ्यूज करते हैं और मैं उन नुक्तों पे आपसे भी बात करना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 1, यह तो तय है कि रॉयल्टी के मुतालबे की अगुवाई लता जी कर रही थी और उन्होंने ही सबों को इस मुतालबे में शामिल किया था। मुबारक बेगम, तलत महमूद और मुकेश जी आगे आगे थे। मुमकिन है कि उसकी वजह यह हो कि उनके पास चूंकि गानों की कमी थी, लिहाजा उन्हें लगा कि अगर हम जो मुतालबा कर रहे हैं ये मुतालबा अगर मान लिया गया तो हमारे लिए कुछ आमदनी का एक जरिया खुल जाएगा। लिहाजा उन लोगों ने इस मामले में काफ़ी उनकी हिमायत थी लता जी के साथ और वो काफ़ी पेश थे। दूसरा पॉइंट ये है कि ये लड़ाई अगरचे रॉयल्टी की बुनियाद पे नजर आई, पर अगर हम पूरे मामले पे गहराई से गौर करें तो उसमें हमें एक और बात का पता चलता है कि शायद ये लड़ाई रॉयल्टी के लिए नहीं थी, बल्कि ये लड़ाई जो इस मकाम तक पहुंच गई इसके पीछे कहीं ना कहीं एक अना की बात थी। और ये जंग जो रॉयल्टी के नाम पे शुरू हुई थी एक अना की जंग बन गई। और जिस तरह से ये लता जी की नाराजगी सामने आई और जिस तरह से वो उठकर उस महफिल से चली गई, हालांकि महफिल भी उनकी थी, तो उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये बात किसी दूसरे रुख पर चली गई। और रफी साहब भरे बैठे थे, उन्होंने मुमकिन है कि थोड़े तंजिया लहजे में लता जी से कहा कि भाई मुझसे क्या पूछते हो, ये महारानी जी बैठी है ना, आप इनसे पूछो। और रफी साहब का ये अंदाज लता जी को अपनी तौहीन महसूस हुआ और उन्होंने कहा कि आप मुझे महारानी क्यों कह रहे हैं। तो फिर रफी साहब ने कहा कि आप मुझसे इस तरह से बात मत कीजिए, अगर आप मुझसे ऐसे बात करेंगी तो मैं आपके साथ गाना ही नहीं गाऊंगा। लता जी ने फिर कहा आप क्या नहीं गाएंगे, मैं खुद आपके साथ गाना नहीं गाऊंगी, और उठी और चली गई। ये जो रवैया है इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये बात रॉयल्टी की मांग से कुछ आगे बढ़ गई, जातियात पे आ गई थी। बहरहाल सुलह वाली बात को लेकर अगर हम बात करें तो जयकिशन जी के साथ हसरत जयपुरी भी गए थे, जिनका लता जी ने अपने बयान में कोई जिक्र नहीं किया। और रफी साहब ने तो किसी से भी ये नहीं कहा था कि हमारी सुलह करवा दो, किसी के पास नहीं गए थे।
क्योंकि ऑलरेडी वो अपना काम किए चले जा रहे थे और इस कॉन्फ्लिक्ट का जो डायरेक्ट फायदा पहुंचा था वो तो सुमन कल्याण जी को पहुंचा था, और जो नुकसान पहुंचा था, बिल्कुल डायरेक्ट नुकसान, वो लता जी को पहुंचा था। लता जी के गाने बहुत कम हो गए थे, सुमन कल्याणपुर जी के गाने चले आ रहे थे। बहरहाल, तो ऐसे में जबकि रफी साहब का कोई नुकसान नहीं था, तो रफी साहब को क्या बरस पड़ी थी कि वो किसी से सुलह की बात करते या माफीनामा देते। और 2012 में लता जी ने इस माफीनामे की बात उठाया तो जरूर, पर उसे साबित नहीं कर सकी। उन्होंने चाहा तो उन्होंने ये बात तो कह दिया था, लेकिन जब शाहिद रफी साहब ने मुतालबा किया कि आप लोगों के सामने उस माफीनामे को पेश कीजिए, तो लता जी खामोश हो गई। और शाहिद भाई का ये कहना है कि अगर उनके पास ये दस्तावेज की हैसियत रखने वाला खत मौजूद था तो लता जी को चाहिए था कि उस खत को लेकर वो पब्लिक में पेश कर देती। तो ये थी वो बातें जो आज हमने इस कहानी के हवाले से की, और जिसके एक अंदरूनी एंगल भी मौजूद है। रॉयल्टी की तकरार तो वैसे भी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि HMV और प्रोड्यूसर ने इस मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया था। बहरकैफ, तो ये थी वो कहानी जो आज हमने आपके सामने पेश किया, और आज के लिए बस इतना ही। इस पूरी कहानी में जो मैं पहलू आपको दिखाना चाहता था वो ये कि हम जिसे सिर्फ रॉयल्टी की जंग समझ रहे थे या रॉयल्टी की बुनियाद पर तकरार समझ रहे थे, ये ऐसा नहीं था, बल्कि शायद कहीं ना कहीं ये एक वक़ार की जंग बन गई थी, एक अना की जंग बन गई थी, और जिसकी वजह से लोग 6 साल तक लता जी को और रफ़ी साहब को साथ साथ सुनने से बिल्कुल दूर रहे। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। आदाब, खुदा हाफिज़, शुभ रात्रि।